नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज दूसरे दिन भी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर माह के दौरान 15 लाख से अधिक अंशदाता शामिल हुए। केंद्र ने कोविन पोर्टल पर अपने टीकाकरण की स्थिति जाने सुविधा की शुरुआत की। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 116 करोड़ 42 लाख के पार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया। पुलवामा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल का पता लगाया। 5 आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में। और बीसीसीआई ने कहा IPL 2022 भारत में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित हैं, जबकि शेष प्रतिभागी 37 विभिन्न स्थानों से खुफिया ब्यूरो और SIB मुख्यालयों से ऑनलाइन सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बैठक में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीकों, जेल सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले के दिनों में होने वाली प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से इस वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे पहले परंपरागत रूप से दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइन
26 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना मेरठ को प्रयागराज के जिलों से जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक होता है। इस परियोजना को मंजूरी से देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए 90% से अधिक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परियोजना पर लगभग 36,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई पड़ोसी देश भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो नया और शक्तिशाली भारत उसे करारा जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक पड़ोसी जो वेस्टर्न बॉर्डर यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। पाकिस्तान बड़ा बड़ा आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहता है, वो कर नहीं पाए। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में राजभवन में शाम 4 बजे होगा। प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक आज दिन के 2 बजे होगी और संबंधित निर्देश जारी किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल फेरबदल आज शाम होने जा रहा है। पिछले लगभग 1 साल से कई बार मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए गए, लेकिन यह बार बार टलता रहा। सरकार द्वारा मंत्रियों की जो सूची जारी की गई है, उनमें 8 नए चेहरे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा 3 राज्य मंत्रियों को पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। 4 विधायक राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को कैबिनेट में फिर जगह दी गई है। इन्हें पिछले साल सचिन पायलट के साथ सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने के बाद मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। नए मंत्रियों में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विधायकों को प्राथमिकता दी गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर माह के दौरान लगभग 15,41,000 अंशदाता शामिल हुए। इनमें से लगभग 8,95,000 नए सदस्य पहली बार पंजीकृत हुए और लगभग 6,46,000 अंशदाता नौकरी बदलने के बाद फिर संगठन से जुड़े। सितंबर माह के दौरान पंजीकृत सदस्यों में 22 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग के 4,12,000 सदस्य सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकित हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों के लिए सुलभ दवा और चिकित्सा उपकरणों पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण के अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत से विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा अपने टीकाकरण की स्थिति जाने शुरू की गई है। इससे किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति और विवरण सत्यापित करने या संशोधित करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाता भी किसी नागरिक के अनुरोध पर उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंसियां इस सुविधा का उपयोग कर टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति देकर लोगों के लिए यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। नियोक्ता इस सेवा का उपयोग कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने तथा कार्यालय और कार्यस्थलों में काम फिर शुरू करने के लिए कर सकते हैं।
देश में अब तक 116 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 76 करोड़ 41 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 40 करोड़ से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम तक 60,25,000 टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग आज श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 011233314444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज दूसरे दिन भी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर माह के दौरान 15 लाख से अधिक अंशदाता शामिल हुए। केंद्र ने कोविन पोर्टल पर अपने टीकाकरण की स्थिति जाने सुविधा की शुरुआत की। भारत ने कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 116 करोड़ 42 लाख के पार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया। पुलवामा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल का पता लगाया। 5 आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में और बीसीसीआई ने कहा आईपीएल 2022 भारत में खेला जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में आरंभ हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रंगारंग समारोह में 9 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि ये महोत्सव नई तकनीक अपना रहा है और कलाकारों और फिल्म उद्योग को मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच से पहली बार भविष्य के 75 युवा सृजनात्मक प्रतिभा के माध्यम से नई प्रतिभाओं को पहचान दी जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है हम सबके पास अपनी उपलब्धियों को जन जन और दुनिया तक ले जाने का और संकल्प लेने का कि 75 वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक की यात्रा कैसी होगी। जब शताब्दी वर्ष में हम इकट्ठे होंगे तो भारत एक नई ऊंचाइयों पर होगा। सो दिस प्रेजेंट्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सिनेमा and incredible possibilities in content creation and dissemination at all levels on all platforms in all regional languages, domestically as well as globally. With this perspective in mind, the 52nd International Film Festival of India has brought together a diverse bouquet of films and filmmakers from around the world. जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष नवगठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हंगरी के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता इस्तेवान सावो को प्रदान किया गया। 75 सृजनात्मक प्रतिभा प्रतियोगिता आज आधिकारिक रूप से शुरू होगी। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में
आयोजित होने वाला समारोह सुबह लगभग 11 बजे आरंभ होगा। पहली बार 5 ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के फिल्मों को फिल्मोत्सव के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ये पांचों देश 52वें इफ्फी समारोह के फोकस देश भी हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अशमुजी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के वहां मौजूद होने का सुराग मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद हिजबुल कमांडर मुदस्सिर अहमद वागे मारा गया। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क का पर्दाफाश कर 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती छानबीन से पता चला है कि ये मॉड्यूल एक स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था तथा हथियार और विस्फोटकों की खरीद और परिवहन में शामिल था। ये नेटवर्क पाकिस्तान स्थित संचालकों के इशारे पर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमलों में शामिल था। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद के अलावा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 भारत में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में खेला जाएगा और ये पहले से कहीं अधिक रोमांचक होगा क्योंकि इसमें 2 नई टीमें और शामिल होने जा रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की जयंती है। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान के शाहपुरा में हुआ। केसरी ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखी। 1891 से केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य शुरू किया। प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने 1893 में नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। वे रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। केसरी सिंह रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए। 1910 में केसरी सिंह ने वीर भारत सभा की स्थापना की। वे सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए विश्व युद्ध की शुरुआत से ही इस कार्य में जुट गए। उन्होंने बनारस के क्रांतिकारियों को कारतूस का पार्सल भेजा और रियासतों और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया।
ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह, षड्यंत्र और हत्या के आरोप में केसरी सिंह को 21 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया और बिहार में हजारीबाग केंद्रीय कारागार भेज दिया। अप्रैल 1920 में रिहाई के बाद केसरी सिंह वर्धा गए, जहां उन्होंने साप्ताहिक अखबार राजस्थान केसरी की शुरुआत की। 1919 में ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने गांधी जी से मुलाकात की और उनकी सलाह पर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वे अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। 14 अगस्त 1941 को ठाकुर केसरी सिंह बारहट का निधन हो गया। आज क्रांतिकारी, स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और विधायक देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 21 नवंबर 1901 को पानीपत में हुआ था। उनका नाम रतिराम गुप्ता था। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी ने उन्हें देशबंधु की उपाधि दी। वे आर्य समाज के सदस्य थे। किशोरावस्था में वे प्रायः सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के करीब आ गए। लाला लाजपत राय ने उन्हें करनाल में कांग्रेस समितियां गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी। गुप्ता संविधान सभा के सदस्य थे। वे स्वतंत्र प्रेस के बड़े पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के हिमायती थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के साथ रोजाना तेज समाचार पत्र शुरू किया। मशहूर पत्रकार रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई में द इंडियन न्यूज क्रॉनिकल शुरू किया। 21 नवंबर 1951 को देशबंधु गुप्ता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रामनाथ गोयनका ने उस अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस कर दिया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। लिख देंगे भारत की उड़ान, आजादी की हर पहचान, नव भारत की लोरी लिखकर रखेंगे कल की नींव। बच्चे बच्चे में बो देंगे देशभक्ति का बीज, देशभक्ति का बीज। अमृत महोत्सव लेकर आया है लोरी लेखन प्रतियोगिता। भाग लेने के लिए amritmahotsav.nic.in पर रजिस्टर करें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई और चेन्नई में 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन लेह में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 0 से 8 डिग्री कम और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक, अगरतला में बादल छाए रहेंगे। तापमान 6 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। कडपा, नेल्लौर और अनंतपुर जिलों में कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कडपा सबसे अधिक प्रभावित है क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण यहां अचानक बाढ़ आ गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर विस्तार से दी गई है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, राज्यों में छत्तीसगढ़ और शहरों में इंदौर सबसे स्वच्छ घोषित। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, इंदौर 5वीं बार सफाई का सिरमौर। जनसत्ता ने लिखा है, शिमला को निराशा, चंडीगढ़ का दर्जा गिरा, उत्तराखंड में सुधार, वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विवादास्पद बयान से संबंधित खबरें भी कई अखबारों में हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद को भी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, गहलोत के सभी मंत्रियों का इस्तीफा, आज फिर शपथ। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश देने की खबर दैनिक जागरण ने बड़े अक्षरों में दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों की संस्कृति, लेकिन अगर भारत की जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो मिलेगा करारा जवाब। राजस्थान पत्रिका ने साहस की विरासत शीर्षक से भारतीय नौसेना की नवनियुक्त अधिकारी ज्योति नैनवाल के चित्र के साथ लिखा है, देश की रक्षा में तत्पर परिवार, पति की राष्ट्र सेवा में शहादत के बाद सेना में शामिल। दैनिक भास्कर ने चित्र के साथ लिखा है, ये वीरांगनाओं का देश है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज दूसरे दिन भी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर महीने के दौरान 15 लाख से अधिक अंशदाता शामिल हुए। केंद्र ने कोविन पोर्टल पर अपने टीकाकरण की स्थिति जाने सुविधा की शुरुआत की। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 116 करोड़ 42 लाख के पार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया। पुलवामा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल का पता लगाया। 5 आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में, और बीसीसीआई ने कहा IPL 2022 भारत में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।